नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी का आजकल एक तकिया कलाम हो गया है, डरो मत। लेकिन लगता है राहुल गांधी ये तकिया कलाम रटते रटते खुद ही उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। राहुल गांधी को जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ अनाप शनाप और ऐसी फिलॉसफी वाली बात करनी होती है जो उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता है, तब वो विदेश जा कर के संघ के बारे में इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब वो विदेश में जा कर के ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं? वो विदेश में जा कर के इस तरह की बयानबाजी इसलिए करते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहला ये कि विदेश से कोई चीज़ रिपोर्ट होगी तो वो जो कहना चाहते हैं वो कहा जाएगा, सर्कुलेट होगा, लोग उसको मीडिया में चर्चा करेंगे, उस पर विचार विमर्श होगा, विवाद होगा, लेकिन उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, तो कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। और वो जैसे अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि वो कम से कम 3 ऐसे अवसर थे जहां पर उन्होंने या तो अपने स्टेटमेंट बदले हैं या माफ़ी मांगी। राफेल वाले मामले में उन्होंने माफ़ी मांगी और भी बहुत सारे मसले थे। तो कुल मिलाकर के ये जो विदेश में जाकर के संघ के बारे में बोलते हैं वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बीजेपी के बारे में बोले वो उनकी राजनीतिक विरोधी है, तो उसके बारे में बोले, लेकिन संघ के बारे में जब वो बोलते हैं तब इससे एक ही बात निकलती है, और वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो लीगल लाइबिलिटी से बचना एक उसका हिस्सा है। अब ये जो राहुल गांधी की बयानबाजी है, उस बयानबाजी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसे जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो बाहर से विपक्षी सरकार चला रहा है, तो शायद वो ये भूल जाते हैं कि ये मनमोहन सिंह सरकार नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार में वो विपक्ष में तो नहीं थे, लेकिन वो सुपर प्राइम मिनिस्टर वाली भूमिका में वो और उनकी माताजी थी। वैसी स्थिति नहीं है। मोदी सरकार को कोई व्यक्ति बाहर से नहीं चला सकता है। ये एक बड़ा भ्रम है कि शायद मोदी सरकार को मनमोहन सरकार समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी की आदत उनको है। अब इसके अलावा जो है उन्होंने टेक्सास में एक और बात कही। ये जो मसला आया कि संघ जो है और संघ की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी का ये अंतर है कि संघ इंडिया को एक मानता है और कांग्रेस जो है वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। ये सारे मोनोलॉग्स हैं, एक तरफा बयानबाजी है। आप बोलते रहिए इस तरह की बयानबाजी, इसका हासिल कितना है? और दूसरा ये कि ये भ्रम तो लगातार बना ही हुआ है कि 199 सीट जीतने वाला विजेता और 240 सीट जीतने वाला है। ये सारी गणित कांग्रेस के लोगों को ही समझ में आती है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और उनके जो दरबारी मीडिया हैं उनको समझ में आती है। अब इसके अलावा जो दूसरा मसला वहाँ पर आया, वो उन्होंने देवता की अपने हिसाब से नई डेफिनेशन दी। इसके पहले वो हिंदुत्व पर आजकल उनका शोध चल रहा है। उस शोध में उन्होंने पहले तो पार्लियामेंट में अपनी एक स्पीच के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उन्होंने भगवान शंकर के चित्र को दिखाया, बहुत सारे अभय मुद्रा की बात की, हर जगह है। उसके बाद उन्होंने चक्रव्यूह पर अपना भाषण दिया कि किस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरने वाले जो 5-6 लोग थे उनकी भी उन्होंने बात कही। लेकिन
अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा, चक्रव्यूह में कितने लोग होते हैं, इसकी भी जानकारी उनको नहीं है, इसलिए कि हिंदुत्व पर उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कोट के ऊपर जनेऊ या सदरी के ऊपर जनेऊ पहन लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। वीर सावरकर जिसका नाम लेने से वो उनको कपकपी छूटने लगती है, उसी सावरकर ने बहुत दिन पहले ये बात कही थी कि कोट पर जनेऊ पहन के भी लोग इस तरह की बात करेंगे। अब चक्रव्यूह का मामला आ गया, न उनको चक्रव्यूह की जानकारी है कि चक्रव्यूह में कितने लोग होते हैं, और चक्रव्यूह और पद्मव्यूह का डिफरेंस भी उनको नहीं मालूम है। सिर्फ तुकबंदी करनी है। तुकबंदी करने के चक्कर में उन्होंने चक्रव्यूह और पद्मव्यूह को एक बना दिया। खैर, अब भगवान शंकर के बाद चक्रव्यूह पर आए, अब वो देवता पर आ गए हैं। देवता पर उन्होंने अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। मुझे लगता है कि ये जो उनका ये सोशल मीडिया देखता है, या जो उनकी रिसर्च टीम है, उस रिसर्च टीम को गूगल छोड़ करके भारतीय जो ग्रंथ हैं पुराने, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो चाहे साहित्य हो, उनको देखना चाहिए, तो थोड़ा सा बेहतर उनको ज्ञान हो पाएगा। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो चाइना को लेकर के बड़े अपबीट रहते हैं। उन्होंने समझौता चाइना के साथ क्या किया है बीजिंग ओलंपिक के समय, वो लेकिन हर समय रिफ्लेक्ट होता रहता है, हर समय उनकी बातों में सामने आ जाता है। अभी भी उन्होंने टेक्सास में उन्होंने बोला कि चाइना और वियतनाम, दो देशों की बात की, और उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन हब बन गया है चाइना वियतनाम। क्योंकि खाली चाइना का नाम लेते तो ज़्यादा अच्छी फजीहत होती, इसलिए उन्होंने वियतनाम का भी साथ जोड़ दिया। ये नहीं बताया कि वियतनाम जो है वो भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, ये भी उनको चर्चा करनी चाहिए। बताना चाहिए कि भारत का प्रोडक्शन किया हुआ ब्रह्मोस वियतनाम खरीद रहा है। खैर, अब उन्होंने ये बोला कि इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात की कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो सब जगह, यूएस में भी कम हो रहा है, भारत में भी कम हो रहा है, सारे देशों में, सिवाय चाइना के। चाइनीज़ इकॉनमी के बारे में उनको बहुत सारी जानकारी हासिल है। तो चाइना के बारे में उनको इतनी सारी जानकारी हासिल है, लेकिन अपने देश के बारे में ही वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अनभिज्ञ रहते हैं। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के संघ और बीजेपी का जो नज़रिया है वो बड़ा तंग है। अब भाजपा ने तो महिला रिजर्वेशन की बात की है और उसको अब लागू करने की बात की है। अभी जो संघ का पालक्काड में शिविर हुआ था 3 दिन का, उसमें भी इस मामले को कि महिला रिजर्वेशन को एक्सपेडाइट करने की बात कही गई है कि जो पार्लियामेंट और असेंबली में महिलाओं की रिजर्वेशन का मसला है, उस मसले को तेज़ी से लागू करने की बात कही है, और वो तेज़ी से लागू किया जाएगा। मुझे लगता है कि भारत के बारे में या संघ के बारे में थोड़ा सा उनको और जानकारी हासिल करनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें, मतलब नेता प्रतिपक्ष के इस तरह के बयान सिर्फ भारत की हंसी बाहर उड़ाने के लिए ही हो सकते हैं कि कितना इग्नोरेंट बयान, कितने इग्नोरेंस से है नेता प्रतिपक्ष के लिए। तो मैंने 3-4 बातें जो कही। अब इसमें संघ को, बीजेपी को टारगेट किया गया कि वो महिलाओं के लिए उतने सक्रिय, महिलाओं के लिए इतना नहीं दिखते हैं सक्रिय। मैंने संघ और बीजेपी के बात की, एक ने ये बिल पास हो चुका है, दूसरे ने उसको इम्प्लीमेंट को एक्सपेडाइट करने की बात की। अब कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, गांधी परिवार की प्रमुख सदस्य हैं, राहुल गांधी की बहन। 2024 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि अगर उनकी जीत बड़ी हो जाती, उनको बेहतर मार्जिन मिल जाता,
या ऐसा न हो कि सारा का सारा फोकस राहुल से हट के प्रियंका पर चला जाए। और राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि उनको महिलाओं को बीजेपी और संघ बेहतर एवेन्यूज़ नहीं देती। आप ये स्पष्ट कीजिए ना भाई, या तो वो चुनाव राजनीति में नहीं थी, और अगर राजनीति में थी तो अब क्यों उनको चुनाव का टिकट घोषित कर दिया गया है कि जो सीट राहुल गांधी ने खाली की है वहाँ से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी वायनाड से। तो दो ही चीज़ हो सकती थी, या उनको चुनावी राजनीति नहीं करनी थी। अगर चुनावी राजनीति करनी थी तो 2024 की क्यों नहीं की उन्होंने। जो अमेठी सीट है, अमेठी सीट पर जिस व्यक्ति को उतारा गया है उस सीट पर प्रियंका भी लड़ सकती थी। तो दो डर था, एक तो हारने का डर था, और दूसरा ये कि वो ये कदापि नहीं कांग्रेस चाहती थी कि प्रियंका गांधी किसी भी तरह से राहुल गांधी से बड़ी नेता इमर्ज करके आए। और ये जो सारा का सारा मसला है, एकलव्य की बात उन्होंने की अपने यूएस में। एकलव्य पर भी मुझे लगता है कि आजकल वो महाभारत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, या तो उनकी टीम महाभारत पढ़ रही होगी। महाभारत पर भी उनको, एकलव्य पर भी जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है कि एकलव्य के पिता जो थे वो कौन थे, इस बारे में जानकारी हासिल करें। वो जरासंध के सेनापति थे। जरासंध जो है वो मगध का राजा था। मगध के राजा के सेनापति का पुत्र कहाँ से ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको कोई आदमी चीट कर पाए या कोई आदमी उसका मिसयूज़ कर पाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कहा जाता है कि वो बेहतर धनुर्धर ना हो जाए अर्जुन से, इसलिए उसको उनका अंगूठा काट लिया गया। जबकि अगर पौराणिक काल से लेकर के अब तक वर्तमान समय तक अगर धनुष चलाने की या जो आर्चरी होती है उसका तरीका उठा करके आप देखिए, उसमें अंगूठे की कहीं भूमिका ही नहीं होती है। उसमें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की भूमिका ज़्यादा होती है, अंगूठे की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है जो लगातार चलता रहता है, जो लगातार फैलाया जाता रहता है, जिससे जितने भी हिंदू प्रतीक हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, और उसके अलावा जो जातियों का जो वर्ण व्यवस्था का जो बदल गया है प्रारूप, वर्ण को ही जो जाति बना दिया गया है, वो जो उस बदलाव में जो फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस को कितना बढ़ाया जाए। और ये वही कास्ट सेंसस और वो फॉल्ट लाइंस को गहरी और चौड़ी करने की राहुल गांधी की एक और कोशिश है। अब राहुल गांधी जब यूएस की विजिट में होते हैं, यूरोप की विजिट में होते हैं, विशेष रूप से यूके की विजिट में होते हैं, तब उनसे इस तरह की चीज़ें उम्मीद की जाती है, इसलिए कि सबको मालूम था कि जब वो वहाँ जाएंगे तो इस तरह की बयानबाजी ज़रूर करेंगे, खबरों में आएंगे और वो विवाद होगा। उसके बाद फिर उनके प्रवक्ता उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो संघ पर बिलो द बेल्ट हमला करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डर है। इस डर के कारण वो भारत में संघ पर बिलो द बेल्ट हमला नहीं करते हैं, इसलिए कि संघ पर उनके हमले के बहुत सारे मामले अदालत में हैं, और अदालत में अगर उनको फिर माफ़ी मांगनी पड़ी तो उनकी फजीहत होगी। राफेल मामले में वो फजीहत पहले ही झेल चुके हैं, और बहुत सारे वीर सावरकर वाले मामले में वो मामला विचाराधीन है अदालत में। संघ को जब उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ा था, तो इस्लामिक ब्रदरहुड से जोड़ा था, तो वो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए
इन सब के कारण डर के मारे ये सारे बयान वो विदेश में जा कर के देखते हैं, इसलिए कि वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन बदल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।